हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैं थोड़ा सा उन बच्चों के लिए कहना चाहूँगा जो अपने बाद में जुड़े हैं। सॉलिड स्टेट हम लोग खत्म कर चुके हैं, उसके लिए उनको हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना होगा, सब्सक्राइब कर लें और सॉलिड स्टेट के सारे लेक्चर्स उनको प्राप्त हो जाएंगे। वो लेक्चर्स को देखें, उससे नोट्स बनाएं और सॉलिड स्टेट को पूरा कर लें। तो चलो शुरू करते हैं विद्युत रसायन। इसको शुरू करने से पहले हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसके जानने होंगे जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होंगे। उन बेसिक कॉन्सेप्ट को उनमें से कई हम पढ़ चुके हैं पहले से, लेकिन थोड़ा सा यहाँ अपने याददाश्त को ताज़ा कर लिया जाएगा ताकि जब बीच में वो टर्म्स आए तो प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो विद्युत रसायन दो शब्दों से मिलकर बना है। हमको दिख रहा है, एक है विद्युत और दूसरा है रसायन। विद्युत दूसरा रसायन। और विद्युत से हम समझ सकते हैं विद्युत ऊर्जा और रसायन से रासायनिक ऊर्जा में समझ सकते हैं रासायनिक ऊर्जा। यानी विद्युत रसायन में हम क्या करने वाले हैं, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस तरह से किया जाता है, इन दोनों के बीच में पारस्परिक संबंध क्या है, इन्हीं चीजों का अध्ययन हमको करना है। विद्युत ऊर्जा में चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इससे ध्यान से पढ़ना है और समझना है। जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसको तुम लोग पूछना, उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को किन युक्तियों द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और रासायनिक ऊर्जा को किन युक्तियों द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और इनमें संबंध क्या होंगे, इनका हम अध्ययन करेंगे विद्युत रसायन के अंतर्गत। अपनी डिफिनेशन बना लेते हैं कैसे, यानी विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको टर्म्स अभी बताया था कि कुछ आने वाले हैं, तो देख लेते हैं। रिडॉक्स अभिक्रियाओं की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, 11वीं में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार देख सकते हैं। रिडॉक्स अभिक्रियाएं, रिडॉक्स अभिक्रियाएं, रिडॉक्स अभिक्रियाएं। ठीक है, किससे कहते हैं, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन की घटनाएं दोनों साथ साथ चलती हैं, उनको हम रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। कौन सी अभिक्रियाएं हैं, वे अभिक्रियाएं हैं, वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है। रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं, रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दोनों घटनाएं एक साथ संपादित। और दो टर्म्स हमको किससे मिल गए, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों टर्म, ऑक्सीकरण और अपचयन केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इनको हमको अच्छे से एक बार फिर से समझ लेना है बढ़िया से, ताकि ये हमको प्रॉब्लम न है। ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन को
दोनों में डिफरेंस को हम कर लेते हैं और डिफरेंस कर लेंगे तो हमारा इसी में डिफिनेशन भी बन जाएगा। तो देख लेते हैं पहला पॉइंट, पहले ऑक्सीकरण की जो पुरानी अवधारणा थी, ओल्ड कॉन्सेप्ट जो था, उसके हिसाब से जो डिफिनेशन बने थे वो कुछ और थे। बाद में जो आधुनिक अवधारणा होगी उससे अलग अवधारणा है, तो दोनों को हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा होगा ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन या किसी ऋण विद्युतीय साथ साथ करते चलो तुम लोग भी, ऑक्सीजन या किसी ऋण विद्युतीय तत्व का योग। ठीक है, तो ऑक्सीकरण की घटना में हम क्या देख रहे हैं, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ेगा। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ऋण विद्युतीय तत्व कौन से हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। तो क्या हमको दिखता है कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उनमें से अधिकांशतः ऋण विद्युतीय लक्षण वाले हैं। और पीरियोडिक टेबल में हम दाहिने जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है और ऊपर से नीचे आते हैं तो घटती है। यानी कि जो एलिमेंट्स दाहिने और ऊपर मौजूद हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। और ये क्रम है हमारा, तो ऑक्सीजन या किसी ऋण विद्युतीय तत्व का योग। और हम देखते भी हैं कि क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरे सभी एलिमेंट्स में पीरियोडिक टेबल के। हालांकि इसके दाहिने क्या है, नियॉन है, क्लोरीन के ठीक है, तो फिर इसको होना चाहिए था इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन नहीं होता है। इसको हम क्या में पढ़ चुके हैं, क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसकी संयोजी कोश बाहरी कक्षा ऑलरेडी फुल फिल्ड होती है और इसमें कोई भी बॉन्ड बनाने की क्षमता नहीं है, कोई भी टेंडेंसी नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नहीं होती है। ठीक है, अब चयन में आते हैं। अब चयन क्या है, ठीक ऑक्सीकरण के उल्टा यहाँ पे ऑक्सीजन या कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, रिमूव होगा, निकलेगा। तो यहाँ पे भी पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं, ऑक्सीजन या किसी ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना। ठीक है, और ये निकलना और जुड़ना कहाँ पे होगा, किसी परमाणु अणु या आयन। ये निकलना जुड़ना कहाँ होगा, या तो एटम होगा या फिर क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा या फिर आयन होगा। इसी में से किन्हीं में भी ऑक्सीजन या किसी ऋण विद्युतीय तत्व का योग ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन या किसी ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना अपचयन। ठीक है, दूसरे पॉइंट को करते हैं और हमारा दूसरा पॉइंट है हाइड्रोजन या किसी घन विद्युतीय तत्व का, हाइड्रोजन या किसी घन विद्युतीय तत्व का निकलना, रिमूवल। और घन विद्युतीय तत्व क्या है उसको हम जानते हैं, कौन से है, एस ब्लॉक के एलिमेंट ज्यादातर धन विद्युतीय लक्षण वाले हैं। तो क्या है, दूसरा पॉइंट हाइड्रोजन या किसी धन विद्युतीय तत्व का, धन विद्युतीय तत्व का निकलना। ठीक है, और अपचयन में ठीक इसी के अपोजिट, यानी दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोजन या किसी धन विद्युतीय तत्व का, धन विद्युतीय तत्व का यहाँ पे निकलना था, यहाँ पे जुड़ना, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। ये हमारा हो गया अपचयन। हम अपने तीसरे पॉइंट को देख लेते हैं और तीसरा और चौथा पॉइंट हमारा होगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे
ये ज्यादा महत्वपूर्ण है और यूज होने वाला है पूरे हमारे चैप्टर में। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट है, तीसरा हमारा पॉइंट है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना। किसी भी एटम मॉलिक्यूल या आयन से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों का निकलना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का निकलना। तो इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। और एग्जांपल में हमारा Ca, ये कैल्शियम है, एटम है, कैल्शियम एटम से अगर दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाए, निकाल दिए जाए, तो Ca2+ आयन में चेंज हो जाता है +2। ठीक है, इसमें से अगर दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो यह कैल्शियम आयन में चेंज हो जाता है। यह क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को कैल्शियम एटम से निकाल के कैल्शियम आयन में परिवर्तित किया गया। तो ये घटना ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, इसी का यूज होने वाला है हमारे चैप्टर में। ठीक है, दूसरा पॉइंट रिडक्शन के लिए देख लेते हैं कि इसी के अपोजिट, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। ठीक है, लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना। ठीक है, और किसमें जुड़ रहा है, वही परमाणु अणु या आयन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना भी देख लो, यहाँ देख लेते हैं। अगर क्लोरीन है, क्लोरीन एटम है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिया जाए तो क्लोराइड आयन में चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जुड़ गया और ये क्लोरीन एटम से क्लोराइड आयन बन चुका है। तो यहाँ क्या हो गया, इसके ठीक अपोजिट क्रिया हो रही है और अपोजिट हो रही है, तो ये रिडक्शन है। ठीक है, हमारा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट जो इसी से रिलेटेड है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला है हमारे चैप्टर में, और वो है ये बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है, ऑक्सीकरण संख्या में, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। यानी अगर किसी घटना के पश्चात किसी परमाणु अणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, तो परमाणु अणु या आयन टोटल की वृद्धि नहीं, किसी पर्टिकुलर एटम पे अगर वृद्धि हो रही है तो वहां क्या होगा, ऑक्सीकरण की घटना होगी। एग्जांपल से समझ लेते हैं, अच्छे समझ आएगा। क्या है, देखो यहाँ भी इसको भी देख सकते हैं, अदर एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो क्या है, कैल्शियम अगर एलिमेंट्री स्टेट में है, कैल्शियम एटम है, तो ऑक्सीकरण संख्या के निकालने का नियम 11 में कर चुके हैं। क्या जानते हैं, किसी भी तत्व की उसकी तात्विक या नेचुरल अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है और किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या उसके जो भी आवेश दिखाया गया इसके बराबर होती है। तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या 0 और यहाँ +2 है। ठीक है, ये दिख रहा, यहाँ 0 और यहाँ +2, यानी कि 0 से +2 अवस्था में कैल्शियम पहुंचा है, तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई तो ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। एक अन्य एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, सोडियम से हम सोडियम प्लस पर जाते हैं, +1e, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी हो गया है, निकल चुका है। ठीक, तो क्या हुआ, सोडियम 0 अवस्था ऑक्सीकरण की और यह +1 में पहुंचा, तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो गई और वृद्धि हुई तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को विशेष रूप से हमको ध्यान देना होगा, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। ठीक है, तो इसी के ठीक अपोजिट रिडक्शन के लिए लिख लेते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, ऑक्सीकरण संख्या में कमी अगर हमको दिखती है तो वो घटना अपचयन कहलाती है। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। Al3+ से Al3+
अगर 3 इलेक्ट्रॉन इसको दिया जाए तो ऐड करा दिया जाए Al में चेंज हो जाता है, चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या +3 थी और यहाँ ऑक्सीकरण संख्या 0, यानी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुई, तो ये घटना भी हमारा अपचयन कहलाती है, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण अपचयन का कॉन्सेप्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरे केमिस्ट्री में काम आता है, बहुत ध्यान से इसका नोट जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। अब हम प्रोसीड करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टर्म पे, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य जो इस चैप्टर में शब्द बहुत बार आएगा, क्या है इसको अच्छे से समझो। विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट कहते किसको है, तो चलो कई बार देखे हैं क्या, इसके पहले जो भी हम गैल्वेनिक सेल को पढ़े हैं तो क्या हम देखे हैं कि एक बीकर लिया या एक पात्र लिया और इसमें भर लिया है विद्युत अपघट्य विलयन, विद्युत अपघट्य विलयन भरा हुआ है। तो ये विद्युत अपघट्य विलयन है क्या चीज, यही क्यों लिया जाता है, दूसरा विलयन क्यों नहीं लिया जा सकता, इन सब प्रश्नों को देखें। तो विद्युत अपघट्य यानी विद्युत संयोजक यौगिकों से बना विलयन, सीधा से एक बात समझेंगे, वैद्युत संयोजक यौगिकों से बना विलयन ये विद्युत अपघट्य कहलाएगा। और वैद्युत संयोजक यौगिक कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं, उनको आयनिक यौगिक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये विद्युत अपघट्य क्या होता है, ये विद्युत संयोजक यहाँ लिख लेते हैं किसी विद्युत संयोजक, किसी विद्युत संयोजक यौगिक का विलयन या उसकी गलित अवस्था, उसकी गलित अवस्था या उसकी गलित अवस्था विलयन कहलाती है, उसकी गलित अवस्था विद्युत अपघट्य कहलाती है, विद्युत अपघट्य कहलाती है, ठीक है। तो विद्युत अपघट्य को जान गए, उदाहरण देख लें, क्या हो गया हमारा NaCl, KCl, KNO3, NaNO3, AgNO3, Cl2 या फिर BaCl2 या फिर CuSO4, ठीक, ZnSO4, ये सब क्या है, आयनिक यौगिक है। और जब ये सॉल्यूशन के फॉर्म में होंगे, विलयन की अवस्था में होंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का, विद्युत अपघट्य का, इनका काम क्या है, इनका काम है, क्योंकि ये यौगिक आयनिक होते हैं, आयनिक, और आयनिक होते हैं अर्थात इनमें घटक कण आयनिक अवस्था में होते हैं, और जब इनका विलयन बनाया जाता है तो इनके आयन क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे। जैसे NaCl है, अगर विलयन बनाया गया, एक्वस किया गया, तो सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस आयन में वियोजित होंगे। तो इस विलयन में क्या मिला आपको, सोडियम आयन कहीं है, कहीं क्लोराइड आयन है, कहीं सोडियम आयन है, कहीं क्लोराइड आयन है, ठीक है। इस तरह से रैंडमली क्या होंगे, इस पूरे विलयन में बिखरे होंगे सोडियम आयन क्लोराइड। तो इसकी वैद्युत चालकता इसलिए होती है ताकि इसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन होते हैं। तो विद्युत अपघट्य क्यों भरा जाता है, अब ये बात तुम लोग समझ में आ गए होंगे कि विद्युत अपघट्य ही क्यों लिया जाता है, ठीक है। अब हमारा अगला टर्म है इलेक्ट्रोलाइट से हम सीधे आ जाते हैं इलेक्ट्रोड पे। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड, 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 ठीक है।
इलेक्ट्रोड क्या है? अगर नॉर्मली हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट आता है कि हमने डुबाया था एक रॉड, किसकी, जस्ते वाली रॉड डुबाई थी या फिर कॉपर वाली रॉड डुबाई थी, तो इलेक्ट्रोड तो वही था। या फिर सेलों में हम देख रहे हैं क्या कि ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है। तो ये इलेक्ट्रोड क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या होगी? ठीक है, तो इलेक्ट्रोड को समझो। इलेक्ट्रोड एक रॉड नहीं है, केवल रॉड नहीं, इलेक्ट्रोड एक सरफेस है, सतह, एक ऐसा सतह जिसके ऊपर या तो ऑक्सीकरण हो या अपचय, दोनों घटनाओं में से कोई भी घटना हो सके, उसी को हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोड के लिए हम लिख लेते हैं ऐसा सतह सरफेस जहां ऑक्सीकरण या अपचयन की ऑक्सीकरण या अपचय घटना में लिखते हैं, ऑक्सीकरण या अपचयन होता है, इलेक्ट्रोड कहलाता है, इलेक्ट्रोड कहलाता है। ठीक है, ये नॉर्मल डेफिनेशन हो गई हमारा। अब इलेक्ट्रोड कितने प्रकार का है तो देख ले जरा। इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड में हम लोग बार बार पढ़े हैं एनोड और कैथोड, एनोड कैथोड। ठीक है, और क्या एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इसके बारे में अभी तक जो भी हमारे दिमाग में बातें थी, क्या बातें थे कि एनोड वो होता है जो धनात्मक पोल होता है, धनात्मक वाली रॉड, कैथोड वो होता है जो ऋणात्मक रॉड है। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग से अब हटा देना है। इसके लिए जो नई परिभाषा, जो सर्वमान्य हर प्रकार के सेल पे जो अप्लाई होगी, उस परिभाषा को देखना है। एनोड किसे कहते हैं? तो ठीक है, चलो हम लोग वह इलेक्ट्रोड जिस पर नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर है, वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है, एनोड कहलाता है, एनोड कहलाता है। ठीक, और कैथोड इसका ठीक अपोजिट, यानी जिस पर अपचयन होता है, इसके लिए भी लिख लो वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है, कैथोड कहलाता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो यूज होने वाले थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उनको पढ़ा है। और अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें सीधे हम लोग क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ना शुरू कर देंगे, चैप्टर को। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही।